फवाद चौधरी का कहना था कि किस माई के लाल में कलेजा है कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट डाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कारज़ारे सियासत में इस वक्त चौमुखी लड़ी जा रही है। अदम एतमाद की वजह से भौंचाली कैफियत है। बात दावों से बढ़कर धमकियों तक कान पहुंची है। आज इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि किस माई के लाल में कलेजा है कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और वापस चला जाए। इस धमकी का जवाब भी धमकी की सूरत में आया है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस माई के लाल में हिम्मत है तो असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। हालात इंतशार और तसादुम की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। खतरे को भांपते हुए काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत से कहा है कि वो अपना जलसा मनसूख कर दे, क्योंकि मुआशी और सियासी हालात महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन फिल वक्त इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। शेख रशीद भी आने वाले हालात से डरा रहे हैं कि अगर मामला हल ना हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। यह इशारा किस तरफ है रहबर खूब जानते हैं, लेकिन जाती मफादात, सियासत और अना की जंग में कोई भी इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। अपोजिशन अदम इत्तेमाद के साथ साथ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च पर भी तुल गई है। यह सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, किसी को इसकी जर्रा बराबर परवाह नहीं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि उन्होंने अवाम को महंगाई भुला दी। वज़ीर आज़म के बकौल अवाम सोच रही है कि अगर इन डाकुओं ने ही मुल्क बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह पेशगोई भी की कि अपोजिशन ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद में नाकाम होगी बल्कि इसके हाथ से अगला इलेक्शन भी निकल जाएगा। वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज को देखकर नहीं लगता कि वो अदम एतमाद से घबराए हुए हैं, मगर सच यही है कि मौजूदा सूरत हाल को लेकर अगले चंद दिन बहुत अहम है, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इस हवाले से हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार बहुत अहम है, जो मुलाकातों पर मुलाकातें तो कर रहे हैं लेकिन दो टोक फैसला नहीं सुना रहे। शायद डर यह है कि अपोजिशन का साथ देना इनके लिए कोयलों की दलाली वाला मामला न बन जाए। देखना यह भी है कि क्या बात अदम एतमाद तक पहुंचेगी भी या नहीं। हुकूमत जलसा मनसूख करने पर राजी होगी या अपोजिशन लॉन्ग मार्च। आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, इमरान खान साहब की तकरीर से तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं। वो तो आगे की पेशगोई कर रहे हैं कि 2023 का हमने जीत जाना है। कितने पुरएतमाद हैं, क्या जुमले कह रहे हैं, किस तरह से अब वो अपोजिशन पर हमले कर रहे हैं। जी बाबर डोगर साहब, अंदर चल क्या रहा है? उसामा साहब, मुझे पहले एक चीज़ बताएं, अदम इत्तेमाद क्या गैर आइनी है, क्या गैर कानूनी है? नहीं। क्या कोई अपोजिशन गलत काम करने जा रही है? क्या आइन में इसकी प्रोविज़न नहीं है? उनका राइट है अदम इत्तेमाद लेके आना। उनका राइट है कि वो अगर समझते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है तो वो उसको शो करें। आइन में उसका एक सारा तरीक़ाकार दर्ज है। ये क्या तरीक़ाकार है कि हम 10 लाख बंदे इकट्ठे कर लेंगे और इसी रास्ते से गुजर के जाना, इसी रास्ते से वापस आना है? ये तो धमकाने वाली बात है। ये तो आइन को सबूताज करने वाली बात है, आइन को तबाह करने वाली बात है। मगर जो हुकूमत कर रही है, हुकूमती वज़रा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो टोटली गैर आइनी है। समझ साहब, चले मैं कहता हूँ कि फिलहाल अगर हुकूमती लोग हैं, हुकूमत के MNAs हैं और वो वहाँ जाके वोट डालते हैं, वो अपोजिशन को वोट डालते हैं, तो क्या ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है? आइन में भी उसका भी एक तरीक़ाकार दर्ज है कि जनाब जो भी बंदा वोट डालना चाहे वोट डाल सकता है। हाँ, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहती है वो जुर्म एक होने दें। एक जुर्म होने जा रहा है, एक शख्स कोई जुर्म करने जा रहा है, आपको पता है जुर्म क्या है? सर वो लोटा है, उसको गोली मार दे, उसको चौक पे खड़ा होकर गोली मार दे। हलफ की खिलाफवर्जी कर रहा है। ये हाल है इसका। मैं तो हैरान हूँ आप नहीं सर, क्यों गोली मारना है? उसको रोकने के लिए बताएं। आइन ये कहता है कि जनाब हुकूमती बंदा फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, जो करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बिल्कुल उसका एक कानून है, एक प्रोसीजर है
तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई बंदा जाके उसे वोट डालने जाए तो उसको गोली मार दे। नहीं सर, तो उसका फैसला किसने करना है? इमरान खान ने करना है। उसका फैसला स्पीकर ने करना है। उसके लिए प्लेटफॉर्म है, इलेक्शन कमीशन है। इमरान खान साहब लिख के दे दे अपने स्पीकर को। नून लीग ने तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसी तरह घेराव किया था कुछ लोगों का, उनके घरों तक गए थे, फिर यानी उनको धमकाया, और ये भी हो चुका है। नून लीग में भी ये काम हो चुका है। मुझे एक बात बताएं, पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, अगर पार्लियामेंट आइन जो है वो पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है, और आइन जो है आइन के मुताबिक अदम इत्मीनाद की तहरीक है, आइन में फ्लोर क्रॉसिंग का तरीक़ाकार भी दर्ज है। इसका तो मतलब ये है कि कल किसी जज ने कोई फैसला देना तो आप कहें कि भाई जज तू 2 लाख बंदों से गुजर के आएगा और गुजर के जाएगा, देखेंगे कि तू फैसला कैसे देता है। वैसे बात तो यही है ना। सही है। फिर कल कोई इदारा काम नहीं कर सकेगा अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसकी सुप्रीमेसी कायम नहीं रखी जा सकती। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि नून लीग ने भी की, आज तक हम उसको कहते हैं कि जनाब उन्होंने मुझे क्यों निकाला, जो है वहां पर अटैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर, कहते नहीं है तो वो गलत था। जज साहब आजाद है, इंडिपेंडेंट है, आपकी पार्लियामेंट आजाद है, इंडिपेंडेंट है, एमएनए आजाद है, जिधर खड़ा होना चाहते हैं ठीक है। एक बंदा डिस्क्वालीफाई होना चाहता है तो ठीक है यार, इसको क्या ये एक टैक्टिक भी हो सकता है, ब्लफ भी, डराने का, और ये अगर ये किया जाता है जाहिर है गलत है, कोई नहीं रोका जा सकता आईन और कानूनी तौर पर। ये गालिबन पटिशन की भी मैं खबर कहीं पढ़ रहा था जा रही है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने कल के प्रोग्राम में खबर दी थी कि हो सकता है, बल्कि शायद आपने हो सकता नहीं कहा, क्योंकि मैं अपने से कह रहा हूँ कि आपने इतने वसूख से आगे कहा था कि जी ये डी चौक वाला मामले तक बात नहीं जाएगी, रोका जाएगा। अब ये बात फैल रही है, ये खबर अब चलने लग गई है कि रियासती जो रहनुमा हैं, ये कह लूँ मैं, कि वो बीच में आने का सोच रहे हैं कि जी ये मामला किसी तरह से रुकवाया जाए, ये तसादुम का कोई। अब आपने जो बात कही थी जाहिर है कहीं से तो आपको पता चली होगी, जो आज मैंने कल आपने बताई थी और आज मैंने ये पढ़ी है ये चीज़, क्या कुछ ऐसा वाकई आगे बढ़ा जा रहा है? बिल्कुल इसके ऊपर बात हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि ये काम ना हो जो ये कहा जा रहा है। आम एक जलसा हो, जलसा करके उसके बाद जलसे को ख़त्म कर लें, लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, जो इंसानी सुरंग बना के उधर से वो, उन्होंने तो आज वो डॉक्टर बने हुए थे, उन्होंने कहा किसी माई के लाल ने कलेजा चेक करना, तो वो कलेजा चेक करने का एक टेस्ट बता रहे थे कि उस इंसानी टनल से जो गुजर के जाएगा फिर उधर से वापस आएगा, उसका कलेजा चेक हो जाएगा और वोट हमारे खिलाफ डालेगा। सर वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तसादुम होता हो जाए, यानी दोनों तरफ से वो भी चलती पर तेल डाला जाए। मेरा एक सवाल है, कल अपोजिशन मेरी बात सुने, अगर कल अपोजिशन ये कहती है कि हम यहाँ से 1 लाख बंदा लेके जाएंगे और वो 1 लाख बंदा इन एमएनए को पार्लियामेंट के अंदर छोड़ के आएगा, तो फिर बात किधर जाएगी? वो कह रहे हैं। अच्छा, बात किधर जाएगी? चलिए गुलाम साहब, आपने बात जरूर कबूल कीजिएगा। शेख रशीद साहब ने जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो किस खतरे का इजहार कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि निज़ाम ही पूरा लपेटा जाएगा, ये अदम एतमाद से बात कहीं और तसादुम की भी वो बात कर रहे हैं। ये किस तरफ इशारा है? 10 साल गुजारने पड़ेंगे। हमने तो ये आमरीत में सिर्फ देखा है कि 10 साल, वो वरना जमहूरियत में तो कोई वज़ीर आज़म 5 साल नहीं गुजार सका। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये एक इल्ज़ाम है जो शेख साहब लगा रहे हैं। शेख साहब के आजकल राब्ते मुनक़ता हैं बहुत सारी जगहों पे, ना इनको कोई फ़ोन करता है, ना इनका कोई फ़ोन सुनता है, और ना कोई सूरत हाल है। वो ऐसे डेस्परेट लोगों की बातें हैं। ये किसके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि 10 साल के लिए वो आ जाएंगे? खुदा का खौफ करें। जमहूरी सारी ज़िंदगी जमहूरी क़ुव्वत अपने आप को कहते रहे हैं, तो ये है इनकी जमहूरी क़ुव्वत कि एक दफ़ा इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गया है, तो अभी ये कहना शुरू हो गया कि अगर हम ना रहे तो ये खुदा ना खास्ता ये असम्बली नहीं रहेगी, ये जमहूरियत नहीं रहेगी, अगर इमरान खान नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं रहेगा, मुल्क का सिस्टम लपेट दिया जाएगा। सर माजी में हो चुका है ना गुलाम मुर्तज़ा साहब, माजी में हो चुका है, ये तो हमारी तारीख है। नहीं होता इस तरह पीपल्स पार्टी ने मिठाइयाँ तकसीम की थी सर, इस तरह नहीं होता। वो मिठाइयाँ तकसीम करने वाले हमें पता है कि हमें पता है कि कहाँ से कहा जाता है कि जाओ ये फलां दुकान से जाके एक बार मिठाई ले और फलां जगह पे खड़े होके बांट दो। सर कोई सारा हमने देखी हुई है, सारे पीपल्स पार्टी ने कभी कोई रेजिस्टेंस की? आम पब्लिक नहीं है जिनको नहीं पता कि वो मिठाइयाँ बांटने वाले कौन होते हैं और मिठाइयों के पैसे कौन दे रहा होता है। यहाँ तो हमने तो अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं कि फलां दुकान पे चले जो 2 मन मिठाई उठा के ले आओ और इधर ला के बांटो, तो वो माली और उधर ड्राइवर मुराद ये है कि रेजिस्टेंस नहीं करते। ज़ियाउल हक के दौर में आप देखिए ना क्या हुआ, भुट्टो साहब को फांसी हो गई, लेकिन कोई किसी तरफ से, यानी पीपल्स पार्टी का छोड़ दे, मुखालिफिन ने क्या किया?
बात ये है कि मुशर्रफ साहब का अंजाम सबके सामने है। मुशर्रफ साहब के हवाले से हर चीज़ सामने है। इतना ओपन अब वो चीज़ें नहीं रही। ठीक है, करने को तो कहा जा सकता है कि जी ये 5 मिनट में लपेट दिया जाएगा। तो अभी किधर है सदर मुशर्रफ साहब? वो अब वापस आने की पोजीशन में बेचारे नहीं है पाकिस्तान में। तो क्या कोई ये चाहेगा? ऐसी बात नहीं है। बड़े अब समझदारी से मामला चल रहे हैं और समझदारी से ही चलाए जाएंगे। तो ये जो कहना कि जी वो कोई आ जाएगा और सारी बरसात आज हमारा प्रोग्राम, हाँ, पूरे प्रोग्राम में सियासी सूरत पर बात करनी है, क्योंकि आप इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। मैंने बाबर साहब से भी बात करनी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है इस मौजूदा सूरत हाल में, ये बहुत अहम है। ज़रा एक रेगुलर फीचर है तो होता ही है, मगर उसमें OIC इजलास की बात हो रही है कि उसको यकीनी बनाना है उसकी सिक्योरिटी को। 22-23 मार्च को है, 23 मार्च को परेड है, और जो भारत की तरफ से मिसाइल चल गया जो भी, उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। अच्छा, इंटरनेशनली मैं देख रहा था भारत बड़े दबाव में आ रहा है। पहली दफ़ा देखा मैंने कि भारत अब ये कह रहा है जी हम कुछ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर जायज़ा ले रहे हैं। पहले इसको बड़ा कोई खेलने की कोशिश की गई इलेक्शन के तनाजुर में, वहाँ फिर रियासती इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन अब लगता है कि भारत को इसमें लेने के देने पड़ गए हैं। इंटरनेशनली बात हो रही है, चीन मुतालबा कर रहा है मुश्तरका तहकीकात का, अमेरिका भी इस तरह से बात हो रही है, OIC में भी शायद ये बात हो, और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचा दी है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। बिल्कुल ये बात तो की गई है, और ये रवैया जो भारत का था इस एतबार से, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमारा फायर हो गया था, तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि हवाई फायर हो गया था, कोई शॉट गन है और वो हवाई फायर हो गया। हम मुल्क हैं, किसी भी मुल्क की टेरिटरी जो है उसको अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रॉस करता है, और वो भी हमसाया मुल्क और वो भी दुश्मन मुल्क, तो फिर उसको क्या समझा जाएगा? वो अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है UNO की ज़ुबान में देखा जाए, कन्वेंशंस के तहत देखा जाए, वो ऑब्जेक्ट एक हमला तस्वर होगा जी, डेक्लेरेशन। और ये इसी तरह का जी वॉर क्राइम्स के तहत ये माफ़ कीजिएगा हमला तस्वर है ये सही। और हमने बड़ा रिस्पांस जो है जिम्मेदाराना दिया है। और इसके साथ मैं बताऊं, सुपरसोनिक के साथ अगर इसका स्टडी करें तो पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें ये उठा के ले जा सकता है अपने हदफ तक। तो क्या खुदा न खासा ये 2 दिन वो ढूंढते रहे हैं कि हमारा मिसाइल किधर चला गया, उसने टेस्ट किया, फायर किया, और उसके बाद ढूंढते रहे कि जो गुम गया हमारा मिसाइल। नहीं, ये ऐसा नहीं है। रडार के ऊपर फौरी तौर पे मॉनिटरिंग होती है, सही उसको बताया चेक किया जाता है। ये कोई किसी टेक्नीशियन ने उठा दिए, पूरे साइंसदानों की टीम होती है। इसको तो मैं जिस तरह पहले दिन कहा था कि IAEA के ऊपर भी उठाना है हमें, और हमें एटॉमिक एजेंसी के साथ बात करनी है, UNO से बात करनी है, दुनिया के साथ बात करनी है कि ये इनका मिसाइल सिस्टम अब इस काबिल नहीं है कि ये इस तरह से जिम्मेदार मुल्क के तौर पे देखा जाए। इनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, ये चूंकि अब सियासी माहौल हम तो देख रहे हैं, ये डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ा खतरनाक, खौफनाक, बहुत अहम मामला है जिस पर उस तरह चूंकि सियासी लीडर्स इस वक्त और काम पे लगे हैं, तो उस पर बात ही नहीं हो रही इस इशू पर। कोर कमांडर्स में तो ज़ाहिर है कि मेन फोकस जिस तरह से पाकिस्तान का रिस्पांस जाना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से रिस्पांस किया है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट सारी अदम इत्मीनान बचाने को लगी हुई है, और उन्होंने उस तरह से इसको फोकस ही नहीं किया। मेरा मतलब उस तरह से मिनिस्टर्स ने इसको रिस्पॉन्ड बैक किया ही नहीं है। गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट हम रहेंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना। नहीं, उसका मतलब रियासत की जिम्मेदारियां होती हैं, हुकूमत तो बहाल उन्हीं के पास है ना, तो हुकूमत का रिस्पॉन्स तो जाना चाहिए था। ये कोई दानिस्ता कार्रवाई नहीं है, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने इसकी टेस्टिंग की है, और गैर दानिस्ता नहीं, जानबूझ कर ये किया, आप जानबूझ के इसको चेक किया है, और उन्होंने देखा है कि जनाब हम कहाँ तक इसको कर सकते हैं, और उन्होंने एक्चुअली इसको टेस्ट कर लिया। होता यह है कि जब आपने था कि सुपरसोनिक टेस्ट करने होते हैं तो फिर आप अपने किसी खुले इलाके में करते हैं, समंदर में जो आपकी लिमिट्स है उसके अंदर रह के करते हैं, सारी दुनिया में टेस्ट होते हैं। कभी आपने देखा कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से उड़ा और किसी मुल्क में जाके गिर गया हो, या चाइना का उड़ के किसी मुल्क में गिर गया हो, या रशिया का गिर गया हो, या कई वहाँ पर इतने खौफनाक एटॉमिक मिसाइल्स हैं और वो बड़े बड़े खौफनाक हैं, इस तरह से तो उड़ने शुरू हो जाए तो फिर आधी दुनिया का तो वैसे ही खतरे में पड़ जाएगी कि जनाब किसी भी टाइम कोई भी मिसाइल उड़ा हो, कहीं भी जाके लग गया और तबाही फेर दी। सर अगर भारत से दानिस्ता हुआ था तो इन्हें इमीडिएटली विद इन मिनट्स पाकिस्तान को आगाह करना चाहिए था कि जी इस तरह से एक सुपरसोनिक उड़ा है और वो जाके लग गया है। ये तो अगले दिन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाके इंडिया ने माना कि जी ये हमसे गलती से गिरा है।
उससे पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो अगर दानिस्ता था तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना चाहिए था। मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने दानिस्ता जानबूझ के अपने मिसाइल की रेंज को चेक किया है कि ये कहाँ तक जा सकता है, पाकिस्तान की विजिलेंस क्या है, ये कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और जब ये रिस्पॉन्ड करेंगे तो ये मिसाइल कहाँ तक जा सकता है। लेकिन सर इससे तो पूरी दुनिया में इसके लिए एक मसला नहीं खड़ा हो गया कि चीन डिमांड कर रहा है जी मुश्तरका तहकीकात हो, पाकिस्तान कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, अगर कल पाकिस्तान हमारा तो कबूतर उधर चला जाए तो उसमें रोला डाल दिया जाता है, अगर हमारा मिसाइल उधर जाके इस तरह से हिट कर जाए, कहीं जाके गिर जाए, तो फिर क्या भारत हमारी जो हमारी गलती को क्लैरिफिकेशन मानेगा, हमारी क्लैरिफिकेशन मानेगा? वो तो कबूतर उधर जाए तो सारी दुनिया में शोर मच जाता है, वहां पर तो कोई छोटी सी चीज फ्लाई कर दे तो सारी दुनिया में रोला डाल दिया जाता है, वहां पर तो कुछ भी ना जाए तो पुलवामा जैसे खुद ही अटैक करके पाकिस्तान पे डाल दिए जाते हैं। तो उसामा साहब यहाँ पर तो बाकायदा तौर पे एक सुपरसोनिक मिसाइल आया, गिरा, और वो भी 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके गिर गया, और ये कह रहे जी दानिस्ता हो गया, गलती हो गई। मैं तो इसको गलती नहीं मानता। ये इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे इस तरह हो नहीं सकता, कल कुछ और आगे गिर जाएगा। अच्छा गुलाम नबी साहब, ये जो पाकिस्तान का रिस्पांस है आपको भी लगता है नाकाफी है? शामुल कुरैशी साहब अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर चले गए हैं, सेक्रेटरी जनरल से वहां पर बात की है, चीन इन्वॉल्व हो रहा है, अमेरिका तक बात जा रही है, तो इसके मामला कोई दब नहीं गया? ये तो अब एक तारीख का हिस्सा बन गया है, इस पर तो डिबेट होती रहेगी। जब कोई भारत को बात करना चाहेगा, मिसाइल की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो हर दफ़ा ये चीज़ उसके सामने नहीं आएगी। बिल्कुल, अभी क्योंकि पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट्स हैं, और शामुल कुरैशी साहब की भी, लेकिन उसके बावजूद हमने एहतजाज भी किया, बुलाया इंडियन सफ़ीर को, फिर उसके साथ हमने उनको मरासला भी भेजा, फिर उनका जवाब भी आया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो अभी बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी हमने बातचीत उठाई है। तो हम ये कह सकते हैं एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे बड़े सुकून तहम्मुल के साथ, हम बर्दबारी के साथ अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप देख रहे हैं कि डे बाई डे मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें, अभी मुझे एक चीज़ का जवाब दे दें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने हाफजाबाद में जलसा किया, उससे पहले उन्होंने रहीम यार खां में जलसा किया, वहाँ पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की बात कर दी, उन्होंने रशिया विजिट की बात की, उन्होंने अभी तक अपने किसी जलसे में इस चीज़ को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि अभी जब ये उन्होंने हाफजाबाद में बात किया कि हमने हिकमत से इस पर काम किया, वरना हम कुछ और भी कर सकते थे। उन्होंने इख्तिताम इसी चीज़ पर वैसे किया था। अच्छा, अब ये गुलाम नबी साहब, जो बात अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से सामने आ रही है कि जी ये आलमी फोरम्स को इसका नोटिस लेना चाहिए, सिर्फ भारत की वजाहत काफ़ी नहीं है, उस पर शर्मिंदगी का इजहार काफ़ी नहीं है, इसको यहाँ तक ना लिया जाए। ये एक बड़ा सीरियस इशू है, और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए है, तो पूरे खित्ते के लिए है। यानी चीन यहाँ पर है, यहाँ पर रूस है, उसमें बांग्लादेश है, दीगर ममालिक हैं। तो ये अगर भारत की एक क्लैरिफिकेशन मान भी ली जाए तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि जी हमारा तो किसी तरह से भी चल सकता है और किसी की तरफ भी जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा यानी एक हादसा हो सकता है, और शायद तारीख में जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा है कभी इस तरह से हुआ नहीं। टेस्ट भी कोई होते हैं, ये तो चल गया ना, ये कोई टेस्ट नहीं है। वो मान रहा है कि कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, ये कोई मेंटेनेंस में पता नहीं वो कह रहे थे देख रहे हैं तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम सारा कुछ देखेंगे। ये तो टेस्टिंग नहीं थी, ये तो चल गया है। तो ये इनका जो पूरा सिस्टम है इसकी तो जाकर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। मगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि जी मुश्तरका तहकीकात, पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए, चीन ये कह रहा है, तो इस पर भारत कुछ आगे बढ़ेगा या आलमी दबाव उस पर आएगा? बिल्कुल आएगा, और ये जिस तरह से बाबर डोगर साहब ने ये कहा है कि इसकी जो तहकीकात हैं वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मिज़ल एक्सपर्ट्स होंगे, उनके साइंसदान होंगे, उनके ज़रिए से की जाए कि इसमें क्या क्या सलाहियत होती है, और उन सलाहियतों के सारी सलाहियतें एकदम ख़त्म हो जाती हैं कि वो चल पड़ता है और इस तरफ को रुख कर लेता है। उनके अपने किसी शहर की तरफ क्यों नहीं जाता? वो इतना बड़ा है हिंदुस्तान, तो उसका रुख किसी और तरफ क्यों नहीं था? कहाँ से चला, कहाँ से होता हुआ या मियाँ चन्नू में आ गिरा? तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स की इंक्वायरी की ज़रूरत है, जिसमें वर्ल्ड लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। चाइना के लोग भी हों, पाकिस्तान के लोग भी हों, इंडिया के लोग भी हों, और अगर किसी और मुल्क के जो हैं वो शामिल किए जाएं तो वो भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसको मानना। चलिए सर, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, चौधरी शुजात हुसैन साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा है कि जी दोनों अपने जलसे मनसूख करें, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। क्या ये मुमकिन है? क्या ये होगा? ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला
इस वक्त काफ लीग का किरदार बड़ा अहम नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं, हर कोई दूसरे से मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुलाकातें, सबसे ज़्यादा खबरें आप देखेंगे तो काफ लीग के हवाले से होंगी। अब भी चौधरी शुजात साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई कि जी दोनों तरफ से ये तसादुम को रोकना होगा कि हुकूमत ने ऐलान किया डी चौक में हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे, तो अपोजिशन कह रही है हम 20 लाख लोग लेकर आएंगे। फिर अगर कलेजा किसका है देखना है तो शाहिद खान अब्बासी साहब फवाद चौधरी की इस बात का वो जवाब देते हैं कि फिर हम देखते हैं कि जी रोकता कौन है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी तसादुम होता है तो हो जाए। तो बाबर डोगर साहब, ये कोई सुनेगा चौधरी शुजात साहब की बात, इस पर होगा काफली कुछ ये कर सकेगी, मुलाकातें अपनी जगह ये समझा भी सकेगी कुछ? उसामा साहब, शुजात साहब जो हैं वो हुकूमत को भी समझा रहे हैं और अपोजिशन को भी समझा रहे हैं। आज मैं ट्विटर पे एक ट्वीट देख रहा था एक बंदे का, उसने लिखा कि जनाब टोटल पंजाब में 10 MPs और मरकज़ में 5 MNAs, 15 बंदों की ये पार्टी है और 15 बंदों में अगर 2 पेप्सी की बड़ी बोतलें डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर 4 गिलास बच जाते हैं। और पिछले ये 14 दिन से ये नहीं डिसाइड कर सके कि ये गवर्नमेंट के साथ जाएंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे, और रोज़ मिल रहे हैं और हर एक से मिल रहे हैं। और अभी तक आज भी मेरी मोहन से बात हुई, मैंने कहा जी क्या फैसला हुआ, उसने कहा जी अनडिसाइडेड, यानी कि कोई फैसला नहीं हुआ। 16 दिनों में जो अपना फैसला ना कर सके वो किसी पंचायत का फैसला क्या करेगा, मुझे ये बताएं। तो वो समझा रहे हैं कि जनाब हुकूमत जो है ये हुकूमत होश के नाखून ले, अपोजिशन ये ना करे वो ना करे, और अपने जो है हालात ये हैं कि 3 बंदे नून लीग की तरफ जा रहे हैं, 2 बंदे हुकूमत की तरफ जा रहे हैं। रोज ये बैठते हैं और शाम को रोज ही अनडिसाइडेड करके उठ जाते हैं। हर दफा आता है कि जी इख्तियार जो है वो चौधरी शुजात या परवेज़ इलाही को दे दिया सारी पार्टी ने, ये 15 लोगों ने। ये इनका अपना हाल है और ये फैसले कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब वाली बात है कि जनाब रशिया और अमेरिका का फैसला करा रहे हैं अपने अदम एतमाद की तहरीक। अच्छा, अभी जहांगीर तरीन साहब और तरीन ग्रुप के हवाले से भी बात करेंगे। गुलाम साहब, ये जो चौधरी शुजात साहब की स्टेटमेंट है इसके हवाले से आप समझेंगे कि इससे कुछ होगा, क्योंकि हमने बात कर ली तसादुम के खतरे पर काफ़ी तफसीली, लेकिन इसके साथ इस पर ज़रा ज़्यादा बताइएगा कि ये खबर चलती है और ख़ुद टेलीविजन चैनल्स पर चली, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की तरफ से ये चीज़ आई कि सिंध में साथ चलने पर इत्तेफाक हो गया। पहले चली जी इत्तेफाक हो गया MQM और पीपल्स पार्टी में साथ चलने पर इत्तेफाक, हेडलाइंस ओह जनाब ब्रेकिंग चल गई, और लगा के इत्तेफाक हो गया, ख़त्म हो गई जी कहानी। फिर साथ उसी वक्त चलती है कि जी तरीन ग्रुप का इल्हाक हो गया नून लीग से, तरीन ग्रुप नून लीग इल्हाक, ये खबर चल जाती है कि जी वो, और बाद में पता लगता है नहीं, उन्होंने कहा है ज़्यादातर लोग हामी इस चीज़ के। इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से जब ये खबर आती है तो फिर MQM की तरफ से आती है जी हमने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया। वही बाबर डोगर साहब कह रहे हैं हर मुलाकात के बाद पता लगता है कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसमें आपको एक खबर दे दूं कि अभी ये इसी तरह से चलेगा। सारी जो सियासी जमातें हैं वो उस दिन से पहले जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होगी करारदाद, उस दिन से पहले तक ये फैसला अनाउंसमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो माहौल बनता जा रहा है उसमें अगर किसी भी सियासी जमात ने ये कह दिया कि वो अपोजिशन के साथ है तो उनके 2-4 बंदों को तो कोई ना कोई मुकदमे, कोई ना कोई चीज़ें जो हैं उन वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या उनको रोक दिया जाएगा किसी भी तरह से। तो इस हवाले से जो डिसीजन है, जरदारी साहब ये कहते हैं कि जो हुकूमत के साथ चलने वाले कुछ लोग हैं उन्होंने हमें यकीन दहानी करा दी है, बल्कि उनके साथ कुछ और अरकान असम्बली उनके अपने भी हैं इत्तेहादियों के अलावा, जिन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि माहौल जैसा भी हो वो लाजमी वोट डालने के लिए उनके ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक, तो ये अभी पत्ते शो इस तरह से नहीं किए जाएंगे कि वो आ जाएं और फिर उन्हें कहा जाए कि जी आप बता दें कि हम अपोजिशन के साथ हैं। तो आखिरी दिन तक ये सिलसिला चलेगा। जिस दिन करारदाद पेश हो जाएगी वो आगे डिबेट वगैरह का जो सिलसिला है उन दिनों में जाके तमाम सियासी पार्टियाँ अपना अपना शो कर देंगी। जब तक जरदारी साहब के जो राब्ते हैं वो उनको पता है कि कौन कौन लोग उनके साथ मिले हैं और कौन कौन लोग हैं जो टेलीफोन के ऊपर उनकी बात हुई है, कहाँ कहाँ से श्योरिटी उन्हें दी गई है और उन्होंने किस ने कौन सी जमात का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का टिकट उनसे लेना है और फिर उनके साथ आगे भी चलना है। तो ये सेटअप सारे का सारा जो है वो जरदारी साहब ने डिज़ाइन किया है चीज़ें सारी। अच्छा। और इसमें इस्तेमाल नहीं है कि कोई जब तक जरदारी साहब सीरियसली इसी तरह से चल रहे हैं कोई नाकामी या कोई और इस तरह का सिलसिला नहीं है, क्योंकि अच्छा। उनका बड़ा कैलकुलेटेड काम होता है। तो ये दो चीज़ें आप ये रखें। और दूसरी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़
के साथ कहा जा रहा था कि पीपल पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं, मुस्लिम लीग नवाज से बात करने के लिए तैयार हैं, उसको उन्होंने स्ट्रेट अवे उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे रहनुमा, ऐसे लोग जिन्होंने हुक्मरान जिन्होंने 4 साल में अपोजिशन लीडर से शेक हैंड नहीं किया, सलाम नहीं लिया, उनकी हम क्या बात करेंगे इस मौके पे कि हम जल्दी इंतखाबात करा देते हैं, हमें साथ चलें या इसके ऊपर वोटिंग ना हो। इसके ऊपर भी बात जो है उन्होंने करने से इनकार कर दी है। अच्छा, तो ये चल रहा है, ये अनडिसाइडेड ही रहेगा ये सारा मामला। लेकिन वो असद कैसर साहब ने जिस तरह कहा है ना कि जी फिर कमज़ोर दिल लोग जो है ना वो ये खबरें ही ना देखें, ये सूरत हाल रहनी है कम से कम कोई 28 तक नज़र आ रहा है। बाबू डोगर साहब, इसमें कम से कम एक जमात, एक इत्तेहादी जमात ज़रूर आ गई है, GDA, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। उनका हम कह सकते हैं कि जी क्लियर कट आ गया, जी हम हुकूमत के साथ हैं। तो पहला ही सही, अगर उनको कोई इस वाले से डिस्कस भी नहीं कर रहा था, ज़्यादातर ये ख्याल था कि वो जाएंगे हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़ाहिर है उनके खुदशात और जो भी वो ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो वो कम से कम एक कुछ तो सहारा मिला, कुछ तो क्लियर हुआ। लेकिन ये जहांगीर तरीन साहब जो ग्रुप है, इसका क्या बनेगा? हमजा शहबाज साहब वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ पर बात भी हो गई, वो कह रहे थे जी, हमजा शहबाज कहते रहे अदम एतमाद, वो कहते रहे जी एंड बुजदार, तो वहीं पर कहानी रह गई। और वो हमजा शहबाज ने कहा जी आगे मैं जाकर बताऊंगा, और जाते जाते उनके एक साहब तंग आकर बार बार सवाल पूछने पर यही कह गए जी वज़ीर आला तो हमजा ही होगा। देखें समा साहब, जहाँ तक बात है GDA की, तो उसमें फमीदा मिर्ज़ा हैं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा हैं, पीर पगाड़ा हैं, ये वो लोग हैं जिनका मुकाबला पे पार्टी के साथ है, और वहाँ पर इनकी शदीद अदावत है आपस में एक दूसरे के साथ, मामला बहुत आगे जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि पे पार्टी और GDA किसी टेबल पे बैठ के बात कर सकते। उन्होंने मेरा ख्याल है कोई कोशिश भी इस तरह की सीरियस हुई नहीं, कोई मुलाकात ही नहीं हुई, कोशिश ही नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक बात है MKM की, MKM के लिए PTI भी उतनी बड़ी थ्रेट है जितनी पे पार्टी बड़ी थ्रेट है, क्योंकि MKM को सबसे ज़्यादा डेंट जो किया पिछले इलेक्शन में वो PTI ने किया, पे पार्टी ने नहीं किया। उनकी ज़्यादातर सीटें जो थी वो PTI जीत गई। अब मसला ये है कि MKM के जो सारे मामलात हैं, उनके जो सारे फंडे हैं वो पे पार्टी के साथ हैं, वहाँ उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हैं, उनके मसाइल का जो सलूशन है वो पे पार्टी के पास है, वो PTI के पास नहीं है। और अगला इलेक्शन जो है उसमें उनका मुकाबला PTI के साथ होना है, और अगर वो पार्टी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन उनका हो जाता है तो वो बेहतर तरीके से वहाँ से कराची से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उनके ज़्यादा मफादात पे पार्टी के साथ वाबस्ता है बजाय के PTI के साथ। लेकिन मसला गारंटी का है, नून लीग और फजल रहमान साहब मना लेंगे जरदारी साहब को, ये मसला है। वरना आपकी बात बिल्कुल सही है कि तो इख्तियारात है वो तो पीपल्स पार्टी दे सकती है उनको। अच्छा सर, कि कहा जा रहा है तो आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, तो तरीन ग्रुप और दीगर जो मुलाकातें और ये सब कुछ हो रहा है इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला MKM की बात हो गई कि उसके लिए पीपल्स पार्टी बेहतर ऑप्शन हो सकती है, और तहरीक इंसाफ से भी उसका आगे चलकर मुकाबला होना है। बाबू डोगर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबू डोगर साहब ये जहांगीर तरीन ग्रुप ये भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। खबरें ज़्यादा आती हैं कि जी इनका झुकाव नून लीग की तरफ है, लेकिन डिसीजन जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने करना है। जहांगीर तरीन साहब अभी कहा जा रहा है हफ्ते तक आ नहीं सकते। अलीम खान साहब का मामला तो लगता है कि ख़त्म हो गया। देखिए उसामा, अलीम खान जो है उनके पास ऐसा कोई MNA तो नहीं है, ना ही उनके पास बहुत सारे MPs की फॉलोइंग है, वो अकेले ही फिर रहे हैं। यहाँ तो होता ना कि वो जहांगीर तरीन की तरफ गए थे तो अपने भी 10-12 MPs ले जाते और अपनी स्ट्रेंथ को शो करते, यहाँ उनको अपनी तरफ बुलाते और अपने MPs की स्ट्रेंथ शो करते। तो ऐसा शो करने के लिए उनके पास ज़ाती कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो खुद ही हैं। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की उनके पास 20-25 MPs हैं, उनके पास 8-10 MNAs भी हैं, और वो जाहिर की बात है कि वो जहांगीर तरीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है वो सारे। असल चीज़ ये है कि नून लीग के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है। जहांगीर तरीन ग्रुप ये गारंटी चाहता है कि जनाब ये सारे जो MPs हैं और MNAs हैं इनको नून लीग अगले इलेक्शन में टिकट दे, और उनकी रिजर्वेशन है कि मादी में नून लीग ने बहुत सारे लोगों के साथ वादे किए लेकिन बाद में इलेक्शन में आके उनको टिकट नहीं दिए। तो कहीं उनके साथ भी ये ना हो कि उनको इस्तेमाल कर लिया जाए और बाद में पिक एंड चूज़ की जाए कि ये हमें ठीक है ये नहीं ठीक। तो वो ये चाह रहे हैं कि कोई एक रिटर्न एग्रीमेंट हो,
और नून लीग उस रिटर्न एग्रीमेंट को पब्लिकली ऑन करे कि जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर सिग्नेचर हो और उसको ऑन करे कि जी हमारे इनके साथ हुआ है और इन लोगों को अगले आने वाले इलेक्शन में हम टिकट देंगे। तो ये सारी चीज़ें कल हमजा आए थे, उनको ये सारी शराइत उन्होंने सामने रखी, उनको गिला शिकवा किया कि जनाब आप हमें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते हैं। पहले तो आपने कभी नहीं पूछा, अब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप हमारे पास चल के आ गए हैं। तो हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी ये रिजर्वेशन है कि आप हमें टिकट नहीं देंगे। तो जिस पर, और ये भी उन्होंने कहा कि जी आप हमारे बहुत सारे MP MNA के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट डील नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप हमारे साथ बात करें और जो भी फैसला करना है उसको पब्लिकली अनाउंस करें। दूसरी चीज़ जहांगीर तीन ग्रुप ने हमजा शहबाज से पूछी कि जनाब सुना है कि आपने चौधरी परेज लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए अप्रूवल दे दी है या मान लिया है। उस पर हमजा ने कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हमारी आसिफ अली जरदारी से बात हुई है, हमारी मौलाना फजल रहमान से बात हुई है और हमारी भी रिजर्वेशन है कि काफ लीग की 10 सीटें हैं, ऊपर 5 सीटें हैं और इस पर वज़ारत आला पंजाब मांग रहे हैं। तो हमने ये शर्त आयद की है कि ठीक है चौधरी जो इत्तेहादी है, मतलब बाप पार्टी है, MQM है, चौधरी परेज लाई हैं, ये चौधरी परेज लाई इन सबको इकट्ठा करें और इन सबको हमारे पास लेके आएँ, यूनानिमसली ये हमारी सपोर्ट का ऐलान करें तो हम इनकी वज़ारत आला का ऐलान कर देते हैं। और अगर खाली 10 पार्टी की टिकटों पे ये हमने चाह रहे हैं कि हम इनको वज़ारत आला दे दें तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास तो 25 हैं, फिर आप में से किसी को वज़ीर आला बना देते हैं। आप जो बात करें, मैंने तो ये खबरें छप गई हैं कि जी ये तो डिसाइड हो गया हुआ है कि ये आते हैं तो परेज इलाही वज़ीर आला है, कमर ज़मान कायरा गवर्नर पंजाब है, स्पीकरशिप जो है वो मिलेगी किसी और जगह पर जाएगी, नून लीग के पास जाएगी। साहब ये तो हमजा की बात कर रहा हूँ ना, मैं पीपल्स पार्टी के पास जाएगी। ये तो हमजा की बात कर रहा हूँ ना। PMLQ से मेरी आज बात हुई है, मोनिसलाई से मेरी बात हुई कि जनाब नून लीग के साथ के मामला कहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं डिस्कस फाइनल हुई, कोई वज़ारत आला के हवाले से कोई चीज़ फाइनल नहीं है। खबरें किस तरह से बना देते हैं लोग, स्पेकुलेशन उसामा साहब सारे स्पेकुलेट करते हैं रोजाना। देखें बात ये कि रोजाना डेवलपमेंट चेंज हो रही हैं। सही। आज चौधरी जो है वो अपोजिशन की तरफ बात करते हैं, कल वो जनाब हुकूमत की तरफ की बात कर देते हैं, तो खुद भी तो उनका पता नहीं ना चलता कि उनका पैंदा की साइड पे हिल। बिल्कुल सही। अच्छा, इस सारे मामले में गुलाम साहब मरियम नवाज साहिबा उस तरह नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ यानी जलसे जुलूसों के लिए हैं, कोई मुलाकात में कहीं नहीं नज़र आ रही हैं। ये कोई डील हुई है कि जी वो खामोश रहेंगी, बिल्कुल इन मामलात में नहीं आएंगी किसी से मुलाकात में, किसी जोड़ तोड़ में। और लेकिन फजलुर रहमान साहब का बयान आ जाता है कि जी लॉन्ग मार्च के नून लीगी काफिले की क़यादत मरियम नवाज करें। तो ये सिर्फ काफिलों के लिए, जलसे जुलूसों के लिए मरियम नवाज साहिबा, उसके अलावा जनाब नहीं, किसी से मुलाकात नहीं करनी, या वो इस चीज़ की मास्टर नहीं है, इसमें वो उतनी बेहतर नहीं है कि लोगों को ला सकें कि जी इत्तेहादियों को किस तरह तोड़ना है, या क्या इस सियासत में वो नहीं है कारआमद। अभी जो आप ये देखें, अभी आपने सिर्फ नोटिस किया है मरियम नवाज साहबा को, आपने मियां नवाज शरीफ साहब को नोटिस नहीं किया। उनकी जानिब से भी कोई जुमला, कोई बात कहीं किसी जलसे से खिताब कहीं राब्तों में कहीं पे भी नहीं है। सही। तो वो अब फार्मूला जो लग रहा है वो मियां शहबाज शरीफ वाला है कि वो कहते थे कि भाईजान मुझे थोड़ा इख्तियार दें, मैं बात कर लेता हूँ, मैं चीज़ों को आगे चला लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चला लें। अभी खान साहब ने जब गालम गलोच शुरू की थी तो उस दिन एक राब्ता जो है वो उसने ये बताया कि हम भी सोच रहे हैं कि फिर अगर ऐसे ही जलसे क्राउड निकालना है इमरान खान साहब ने, तो फिर हम भी मरियम नवाज़ को निकाल लेते हैं बाहर, तो फिर हम भी क्राउड पुलर हैं, फिर हम भी जलसे कर लेते हैं और फिर यही बातें जो कहनी है वो करवा देते हैं। तो वो मेरे ख्याल में उसके बाद ये टेंशन मज़ीद बढ़नी थी, लेकिन इसके ऊपर ये है कि अब थोड़ा सा डाउन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आपस में इनकी डाउन प्ले होंगी और आने वाले दिनों में मज़ीद इसके ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी का सबूत तमाम सियासी जमातें देंगी और ये नहीं होगा कि तसादम जो है उस तरफ लेके जाया जाए चीज़ों को, या यहाँ पे कोई खून खराबा हो या लोग इकट्ठे करें एक दूसरे के ऊपर कुछ चीज़ें फेंकें, जूते मारें या कुछ और करें। तो ये अभी काफ़ी दूर हैं चीज़ें, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है कि ये इस तरह नहीं किया जाए, बल्कि ये बात तो बड़ी प्रोसेस है, बड़ी सोचने लायक है गुलाम साहब के। देखिए हमजा नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। आप चले एंटी एस्टैब्लिशमेंट आप नहीं जुमले बोल सकते, कोई इस तरह की बात हुई होगी, शहबाज शरीफ हमेशा कहते हैं कि जी ऐसा ना करें ऐसा करें, वो अलग बात है। लेकिन इसमें तो कोई नहीं है ना हर्ज के जी इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एश्योरेंसेज में कोई ज़ाहिर असल एश्योरेंस तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से ही आएगी।
उस तरफ से कोई आए कि हाँ जी मैं ठीक है, चले, ये नहीं कह रहे कि वो बाहर बैठे हैं कोई ट्वीट ही, लेकिन उनका कोई बयान कि जी ये जो मुलाकात हुई है इस तरफ से, या मरीम साहिबा किसी मुलाकात में तो शरीक हों, वो एक रेट्रिक जो था, जो बयानिया उन्होंने बनाया था, वो तो नहीं चला। उसके बाद बिल्कुल ही क्या खामोश होना जरूरी है? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जहाँ मैं हूँगा वहाँ नहीं होगी, ये कोई शर्त है? या ये कि जी ये इत्तेहादियों से मिलना ही नहीं उन्होंने? प्रिंसिपल डिसीजन तो यही हुआ था कि जरदारी साहब राब्ता कार का और लोगों को इकट्ठा करने का किरदार अदा करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से जरदारी साहब चलाते जाएंगे उस तरह से चीज़ें चलती जाएंगी, क्योंकि ये बात जो हुई है वो मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान, आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान बात हुई है, और उसके बाद से फिर चीज़ें आपने देखा है कि ऊपर नीचे भी हो रही हैं और इत्तेहाद बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, और ये अभी इसी तरह से चलेगा, चंद दिन और चलेगा ये। फिर उसके बाद वाज़ेह लाइन जो है अपोजिशन की वो सामने आएगी और हुकूमत के लोग जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक हफ़्ता अभी और लगेगा। एटलीस्ट 28 अक्टूबर मार्च तक ये सूरत हाल क्लियर होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा बाबर साहब, मेरे पास 1 मिनट है, आपका क्या तबसरा है? मरीम नवाज साहिबा क्यों इस सारे मामले में नजर नहीं आ रही? मौलाना साहब तो चाह रहे हैं, साहब ये सारा डिसाइड हो चुका है। अच्छा, कि मरीम जो है वो बैक सीट पे रहेंगी, शहबाज शरीफ जो है उनको फुली इंचार्ज बनाया गया इस सारे इशू में। शहबाज शरीफ खुद ये चाहते हैं कि मरीम जो है वो इन मामलात में दखल ना दें। फ्यूचर सेटअप में भी कुछ ऐसा है या उसमें फ्यूचर सेटअप तो अभी उसका तो अभी कुछ पता नहीं है ना। अभी तो मरीम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। नहीं अभी नहीं, क्वालिफाई जब होंगी तो ये तो तब की बात है। पोस्ट इमरान खान सर अभी फिलहाल तो अदम एतमाद की तरफ फोकस है। उसमें नवाज शरीफ ने सारे अख्तियारात जो हैं वो शहबाज शरीफ को दे दिए हैं और मरीम और हमजा से कहा है कि ये चुप रहेंगे और पीछे रहेंगे और पीछे रह के ऑपरेट करेंगे। और नवाज शरीफ जो है, आपने कहा उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आ रही, तो उनको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वो आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान जो भी अहम फैसले हैं, जो भी अहम बात है, वो सारी नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान हो रही है। वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन में हैं, वो एक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें फ़ैसले जो होते हैं उनमें उनको शहबाज शरीफ को भी आगाह कर दिया जाता है कि जी ये फ़ैसले हो रहे हैं, अब आपने इनको आगे लेके चलना है। तो वो सारे फैसले कि काफ लीग ने इसके इत्तेहाद करना है नहीं करना, चौधरी परेला ने वज़ीर आला बनना है नहीं बनना, MKM के साथ क्या करना, उसके बाद जनाब DDA के साथ क्या करना है, बाप के साथ करना है, किसको साथ लेके चलना है, JKT के किस बंदों को साथ लेके जाना है, ये सारी चीज़ें फाइनल नवाज शरीफ कर रहे हैं। ठीक, ये उनकी हिदायत के को फॉलो करते हैं शहबाज शरीफ। तो उसमें कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं है कि वो बहुत इन और स्टेटमेंट देने की बाद उनको जरूरत कोई नहीं है। मौलाना साहब जिस रोल में मरीम नवाज साहब को चाह रहे हैं, देखते हैं कि वो उस रोल में नजर आती हैं कि जी लीड करें वो इस लॉन्ग मार्च को या 23 मार्च को जो शुरू होने जा रहा है अपोजिशन का। ये देखते हैं कि मरीम साहबा क्या सामने आती हैं नहीं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।